हाँ जी। तो हम चैप्टर 2 का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। ये वाला सेशन जो है ना, इसमें क्या है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। अब यार वो करिकुलम ही ऐसा डिज़ाइन करा हुआ है, बट दैट्स ओके। आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि ये टर्मिनोलॉजीज कैसे काम करती हैं एंड इनका क्या मतलब रहता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटफट। सबसे पहले देखो यार, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन कौन है, मतलब कौन लोग मिलके एक मार्केट को बनाते हैं। ठीक है। रेगुलेटर तो डेफिनेटली एक रहते हैं। रेगुलेटर के अलावा तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ठीक है, देयर इज द बायर एंड अ सेलर। ये लोग जो होते हैं ना, इनके टाइप्स क्या हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं और ये रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अपन इसको डिटेल में समझेंगे। फिर मार्केट इंटरमीडियरीज होती हैं बीच में, जो हमने थोड़ा बहुत तो देखा कि एक्सचेंज होता है, बट यहाँ पर और डेप्थ में समझेंगे कि एक्सचेंज के अलावा और क्या क्या इंटरमीडियरीज होती हैं। और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स होती हैं, इसको भी समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट इंटरमीडियरीज कौन कौन है। आप देखना पूरी साइकिल कैसे रन होती है। अगर आप साइकिल समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये क्या है और क्या काम करता है। और फिर डेफिनेटली आप एक बार नोट्स को वापस घुमा के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इसी सेशन के अंदर हमने नीचे पूरे नोट्स, फुल नोट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2 एंड अपना एमसीक्यू दे रखा है, तो वहां से भी बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, और एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जरूर करना, आप क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना। अथराइज्ड पर्सन कौन है? स्टॉक ब्रोकर एजेंट। जो स्टॉक ब्रोकर का एजेंट, मतलब एंजल ब्रोकिंग का वो ऑफिस जो मेरे घर के पास में खुला हुआ है। आप समझ रहे हो? मोतीलाल ओसवाल का वो ऑफिस जो मेरे छोटे से शहर में गली के अंदर ओपन है। वो लोग क्या है? दे आर द ब्रोकर के एजेंट। ब्रोकर कौन है? मोतीलाल ओसवाल है। ये लोग कौन है? सब ब्रोकर है या ब्रोकर के एजेंट है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिटेलर्स को फैसिलिएट करते हैं। दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनके थ्रू एक रिटेलर मार्केट में एंट्री लेता है। दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनके थ्रू रिटेलर मार्केट में एंट्री लेता है, राइट। द सेकेंड थिंग इज दैट दे हैव टू वर्क। उन लोगों को हमेशा सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मतलब आपको अथराइज पर्सन सॉलिसिट नहीं कर सकता कि आप ये कोई डबल ट्रिपल वाला रिटर्न है, और बहुत सारी जो नॉर्मल गाइडलाइंस आप देखते हो। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर। ये लोग कौन हो गए? ये लोग हो गए आपके जीरोधा, ग्रो, ठीक है, धन, ये सब जो नाम है। ठीक है, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग ट्रेडिंग मेंबर, स्टॉक ब्रोकर है। क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि ये लोग लाइसेंस लेके रखते हैं। किसका लाइसेंस लेके रखते हैं? एनएससी का, बी बीएससी का, एमसीएक्स का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, राइट। ये लोग ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, इनके एजेंट है सब ब्रोकर। तो आपका अकाउंट खुलता इन जीरो खुलता आपका अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है, बट वो खुलता एजेंट के थ्रू है। आप बात एजेंट, एजेंट इज द फेस। अब डेफिनेटली जैसे जैसे ऑनलाइन डोमिनेंस बढ़ रहा है, अथराइज पर्सन का बिजनेस इज बीन रिड्यूसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स ओके स्टिल। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि नहीं यार, मैं किसी के पास जाके बोलूँ कि मेरे को मेरी डीमैट स्टेटमेंट निकाल के दो, तो वो निकाल के दे दे, रादर देन मी डूइंग दिस, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। फिर क्या आ जाएगा आपका मेन? फिर आ जाएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बोले तो मतलब ये आपका हो गया डायरेक्टली बीएससी एनएससी। ठीक है, आपने जो बाय ऑर्डर लगाया, उस बाय ऑर्डर के लिए आपने इसको कांटेक्ट किया, इसने बोला आपको हमारे स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपने अकाउंट ओपन करके जब ऑर्डर लगाया, ठीक है, तो वो ऑर्डर डायरेक्टली कहाँ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में गया, आपका स्टॉक बाय हो गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये अपन बात कर चुके हैं, एनएससी बीएससी। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बायर सेलिंग फैसिलिटेट करता है, एनोनिमस रहता है। ठीक है, आप जानते नहीं हो किससे बाय कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने एक बार ये शेयर बाय कर लिया। अब ये शेयर बाय करा, अगर आज 1997, 98, 99 का टाइम होता, 2002, 3, 4 का टाइम होता, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता। अब शेयर सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब शेयर सर्टिफिकेट तो आपको मिलने से रहा, कागज का टुकड़ा। तो आपको क्या बोलते हैं पता है? कि आप ई शेयर ले लो। ई शेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ले लो।
तो बोले भैया वो तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की जवाबदारी कौन लेगा? अगर ये कहीं से उड़ गया तो, किसी ने हैक करके छीन लिया तो बोले ये बिटकॉइन नहीं है। समझ रहे हो आप? दिस इज नॉट अ बिटकॉइन कि किसी ने आपके वॉलेट को हैक करा और पूरे के पूरे बिटकॉइन हैक करके उड़ा के ले गया और फिर आप पता भी नहीं कौन ने लिए। हम लोग कुछ डिपॉजिटरीज को नोटिफाई करते हैं, समझिए। हम लोग कुछ डिपॉजिटरीज को नोटिफाई करते हैं। जैसे इंडिया में देखोगे तो दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल तिजोरी है, दिस इज योर वर्चुअल लॉकर, जहां पर आपके शेयर्स जमा रहते हैं। ठीक है, जिनको आपने खरीद के लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखा है। सर मैंने आज ही शेयर खरीदा और आज ही मार्केट बंद होने के पहले बेच दिया, तो शेयर सेटलमेंट में नहीं जाएगा ना, तुरंत इंट्राडे सेटलमेंट हो गया। वो शेयर्स डिपॉजिटरी के पास नहीं होंगे। आपने आज शेयर खरीदा है 5 साल रखने के लिए, 2 साल रखने के लिए, 10 दिन रखने के लिए, वो शेयर डिपॉजिटरी के लॉकर में, आपके लॉकर में जमा हो जाएंगे। इसके अगेंस्ट में आपसे एक चार्ज लिया जाएगा, जो यूजुअली आप अगर देखोगे तो एएमसी चार्जेस बोला जाता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोला जाता है। फिर अगर मैं ये डिपॉजिटरी में जब भी शेयर जमा करूंगा और जब भी शेयर निकालूंगा, तो पर ट्रांजैक्शन ये मुझसे कुछ बहुत छोटा अमाउंट लेगा। ये अमाउंट बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन में कहीं 100 रुपए का अमाउंट बनता है, बस इट इज इममटीरियल, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब वही सेम चीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर के एजेंट थे वैसे ही डिपॉजिटरी के एजेंट है, जो लोग आपके बिहाफ पे आपका लॉकर खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके लॉकर ओपन करवा सकते हैं इन डिपॉजिटरी, सीडीएसएल या एनएसडीएल में। ठीक है, जिनको अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, जिनको अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो तो वो आपके लॉकर से शेयर निकाल भी सकते हैं और आपके लॉकर में शेयर डाल भी सकते हैं। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है और निकालने के लिए देनी पड़ती है, डालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं। अगर आपको लॉकर ओपन करवा के शेयर डालने हैं तो स्टॉक ब्रोकर कर सकता है, बट टू विड्रॉ आई फील शायद दोनों के लिए होगी, बट जितना मेरे को अंदाजा है, जितना मेरा समझ है, डिपॉजिट के लिए नहीं होती, विड्रॉल के लिए होती है। जब आप शेयर सेल करते हो उस टाइम पर आपने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है तो आपको एक पिन जनरेट करना पड़ता है अपने डिपॉजिटरी की वेबसाइट पे जाके। उसको टी पिन बोला जाता है, ट्रांजेक्शन पिन बोला जाता है। वो ट्रांजेक्शन पिन आपको आपके ब्रोकर को देना पड़ता है, आपका ब्रोकर वो पिन डाल के फिर विड्रॉ करता है शेयर्स को। समझ रहे हो आप? यूजुअली अगर आप जीरोधा का आपके अकाउंट है तो आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनका एक डीपी आईडी होता है, हर स्टॉक ब्रोकर का एक डीपी आईडी होता है। तो जो स्टॉक ब्रोकर है उसने एक्सचेंज का लाइसेंस भी लिया है और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होता है मोस्ट केसेस के अंदर। जरूरी नहीं है हमेशा हो, बट मोस्ट केसेस के अंदर। फिर कुछ होते हैं कस्टोडियंस। कस्टोडियंस मतलब आपने ये नाम सुना होगा कार्वी, आपने नाम सुना होगा कैम्स। ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग जवाबदारी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, कंपनी ने बोला कि यार हमको डिविडेंड बांटना है हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है, अब आप माथाफोड़ी संभालो कार्वी, हम ये काम आपको दे रहे हैं। आप जाके डिपॉजिटरी के पास जाओ, उससे मांगो लिस्ट कि किन किन शेयर होल्डर्स के पास हमारे ये हैं, उनका अकाउंट नंबर क्या लिंक्ड है डीमैट अकाउंट से, और उनको हमको क्रेडिट करना है डिविडेंड। तो एक बीच की कंपनी को हायर किया जाता है। जो भी फंड्स आपके मूव करते हैं उनको क्लियरिंग कॉरपोरेशन संभाला जाता है। ये इंडिया के अंदर इसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड की एसआईपी कटती है तो आप देखो क्लियरिंग कॉरपोरेशन करके उसकी एंट्री बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये एनपीसीआई फैसिलिटेट करता है इंडिया के अंदर। एंड जो बैंक्स हैं, डेफिनेटली जो बैंक्स इन्वॉल्व है, जीरोधा का एक बैंक है, जैसे एचडीएफसी में जीरोधा बैंकिंग करता है, मेरा बैंक अलग है, तो वो बैंक इन्वॉल्व है। डेफिनेटली दिस इज एकेडमिक प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा लिस्ट बना के दे दिया, बट बैंक्स लेवल तक जाके मतलब दिस वेरी ऑब्वियस राइट कि है ही इन्वॉल्व, उसमें मैं क्या समझू। ठीक है, फिर क्या हो गया? अभी तक तो अपन ने सेकेंडरी मार्केट के पार्टिसिपेंट की बात करी। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा क्या प्राइमरी मार्केट है, क्या सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे? एक तो होगा मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर मतलब अगर मान लो चिंटू को आईपीओ लेके आना है, तो अब चिंटू को पता नहीं ना कि आईपीओ कैसे लाया जाता है। चिंटू तो पहली बार लेके आ रहा है, तभी तो वो आईपीओ है। अरे अगर एफपीओ भी लेके आना है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि चिंटू अपना धंधा करेगा कि एफपीओ के अंदर दिमाग लगाएगा। तो चिंटू क्या करता है? एक मर्चेंट बैंकर को हायर करता है।
लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर बोल दो, इसको इंडिया में मर्चेंट बैंकर बोला जाता है, एक ही बात है। ठीक है, ये मर्चेंट बैंकर सेबी रजिस्टर्ड होता है और वो लोग फैसिलिटेट करते हैं बुक बिल्डिंग के अंदर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अंदर आईपीओ लेके आने में। फिर क्या होता है ना, अंडर राइटर होता है। अंडर राइटर मतलब क्या हो गया, आप ऐसा समझ लो, ये हो गया इंश्योरेंस। मतलब चिंटू जो आईपीओ ला रहा है, अब चिंटू को डर है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे चिंटू ने बोला कि भाई मैं तो 1 लाख शेयर बेचने के लिए आईपीओ लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो लोग बोली लगाएंगे इस आईपीओ के लिए, समझना, लोग बोली लगाएंगे इस आईपीओ के लिए। अगर जो कुल बोली लगी 3 दिन में, वो सिर्फ 89,000 शेयर्स पे ही लगी, मतलब 89% इशू ही सब्सक्राइब हो पाया, 89% सब्सक्राइब हुआ, तो ये इशू फेल हो जाएगा, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। कम से कम इशू 90% प्लस सब्सक्राइब होना चाहिए। और अच्छी जो कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उनका एक्चुअल सब्सक्रिप्शन होता है वो 20x 100x तक चला जाता है। अभी देखा होगा आपने टाटा टेक के आईपीओ के अंदर 100x सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबी के अंदर अपन ने देखा था लास्ट टाइम 109x क्यूआईबी सेलो वर्ल्ड में, राइट। सो ये 90% से अगर कम रह गया, तो ये बंदा है ना जो अंडर राइटर ना, वो इंश्योरेंस देता है कि अगर आपका इशू 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तीसरे दिन के अंतिम मिनट पर, ठीक है, तो जो बचा हुआ सब्सक्रिप्शन है 90% लेके आने के लिए, वो मैं मेरी जेब से कर लूंगा। मतलब अगर थर्ड डे पर मेरा आईपीओ सिर्फ 40% ही सब्सक्राइब हुआ, तो बचा हुआ जो 50% सब्सक्रिप्शन है 90 तक लाने के लिए, वो कौन करेगा, वो अंडर राइटर करेगा। उसके लिए मैं उसको एक कमीशन दूंगा, उसको बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है, और वो अंडर राइटिंग कमीशन डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे कि किस कंपनी की आईपीओ की सब 100% या 90% सब्सक्राइब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अगर कंपनी छोटी है, अननोन है, तो कमीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई बड़ी कंपनी है, टाटा वाटा जैसा ग्रुप है, तो हो सकता है अंडर राइटिंग की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। हम है ना नोट्स में जा रहे हैं, वील नाउ गो टू आवर नोट्स। हम नोट से पढ़ेंगे, तो मैं भी आपको बोलूँगा कि आप चाहो तो यहाँ पर अभी समझ लो, बिकॉज ये लिखना बहुत ज़्यादा हो जाता, एंड इट इज़ जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ टास्क। टर्मिनोलॉजीज ही टर्मिनोलॉजीज हैं पूरी की पूरी, आप देखोगे तो, ठीक है। चैप्टर 2 एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या कवर किया अभी। हमने मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट कवर किया है। हमने वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट्स अभी तक कवर नहीं किया, ये अपना अभी कवर करेंगे। हमने स्ट्रक्चर कवर किया है, हमने एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट, ये भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट ये हम अभी कवर कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, घबराना नहीं है अपने को बिल्कुल भी टर्मिनोलॉजी से। स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या क्या आ सकता है, आईपीओ आ सकता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ आ सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। फिर बोनस और राइट शेयर्स हो सकते हैं, ऑनशोर ऑफशोर ऑफरिंग हो सकती है, ऑफर फॉर सेल हो सकता है, स्वेट इक्विटी हो सकती है, ईसॉप हो सकती है। दोनों बहुत सिमिलर है, जरा सा डिफरेंस है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, या तो ओटीसी हो सकता है या एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या रिस्क है क्या नहीं है, कैसे सेटलमेंट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। इसको बहुत फनी लैंग्वेज में हमने बनाई, बहुत फनी वे में इसको डिज़ाइन किया है, ताकि आपको बर्डन ना लगे पढ़ने में, ठीक है, आप क्विक रिविजन कर पाओ। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज होती हैं, और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखना आपकी मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होती है, वो अपन ने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, डिपॉजिटरीज होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ठीक है। अथराइज्ड पर्सन होते हैं विच इज अपॉइंटेड बाय स्टॉक ब्रोकर एज एन एजेंट, कस्टोडियंस होते हैं, ठीक है, जो असेट सेफगार्ड करते हैं और कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह ट्रैक करते हैं। फिर इसके बाद क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होती हैं, क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स और अंडर राइटर्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट पे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप देखो, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स देखो, एक हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जो अपन ने पढ़ा है कि बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, पेंशन फंड है,
जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, तभी तो वो नहीं है ना, दैट्स वाई दे आर नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फिर क्या आ जाता है आपका, फिर आ जाता है आपका एफपीआई। एफपीआई का मतलब क्या होता है, अगेन ये सेबी ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये जो है ना, दिस इज अ सेबी डेफिनेशन, सेबी ने डिफाइंड किया है। कौन लोग हैं ये, दूसरे देश के लोग जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, एफ आई आईज एफ पी आईज, आप बोलते हो ना, एफ आई आईज एफ पी आई ने कितना पैसा लगाया, ठीक है। फिर पार्टिसिपेंट कौन होता है, म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं जिसको अच्छा पता होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आप सब लोगों के बिहाफ पे पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है और हर साल अपना एक छोटा सा कमीशन रख लेता है जिसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। वो एक्सपेंस रेशियो अगर 0.45 है तो आपकी टोटल असेट का उतना पैसा रखेगा अपने पास, ठीक है। अगर आपने टोटल जैसे 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए का 0.5% रखेगा, वो 500 रुपये रखेगा। पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड एफपीआईज अलाउइंग ओवरसीज इन्वेस्टर्स एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, ठीक है, टू होना चाहिए, समझ रहे हो आप। रजिस्टर्ड एफपीआई का इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, नॉट इक्विटी शेयर इंडिया में, बट उनको कोई दूसरी रसीद बना के दे देते हो कि ठीक है चलो हम इन्वेस्ट कर दो, ये हमारी रसीद ले लो, वो प्रॉमिसरी नोट है। अभी इसको आप एकदम प्लेन लैंग्वेज में ऐसा समझो, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज, सिंपल सी बात है, आपसे प्रीमियम इकट्ठा करती हैं, आपको इंश्योरेंस देती हैं, वो जो प्रीमियम आता है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। वेंचर कैपिटल फंड, आपको पता है बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोगों का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। बहुत सारे बड़े लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ अपना पैसा लगाते हैं, 100 100 करोड़ रुपए एक साथ लगा दिया, टेबल पे रख दिया, ठीक है, 100 लोगों ने, तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड बन गया। और ये स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज इंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या करेंगे, ये लोग अर्ली स्टेज, ये भी है बड़े लोगों का म्यूचुअल फंड ही, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेंचर कैपिटल फंड है वो सिर्फ स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है। हेज फंड किसी में भी इन्वेस्ट कर देगा जिससे रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। क्या हेज फंड बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या हेज फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बॉन्ड में करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या हेज फंड पेंटिंग में इन्वेस्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये खुले हैं, ठीक है, ये खुले पंछी है, जहां रिटर्न बन जाएगा उनके होल्डर्स के लिए, उनके पार्टिसिपेंट्स के लिए, वहां पर ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे। देन वी हैव पेंशन फंड्स। पेंशन फंड क्या होता है ये म्यूचुअल फंड ही, बट विथ एन डिजायर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, आपका आउटफ्लो डिफाइंड है। इससे आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकते। आप हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालो और वो पैसा ये लोग अपना एक फंड मैनेजर हायर करेगा, फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में लगाएगा, डेट में लगाएगा, जैसी आपकी रिस्क है, जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। और फिर आप जब 60 ईयर्स के हो जाओगे तब आपको हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, जब आप मर जाओगे तब आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज पेंशन फंड, सिंपल सा लॉजिक है। प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है, प्राइवेट इक्विटी फंड का मतलब ये है कि ये इन्वेस्टर्स कंपनी एक्वायर करते हैं, ठीक है। बड़ा अगेन ये बड़े लोगों का म्यूचुअल फंड है, बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर पैसा लगाएंगे और ये लोग मिलके कंपनी को एक्वायर करेंगे, छोटे बिजनेसेस को एक्वायर करेंगे। जनरली ये लोग प्राइवेट कंपनी को, या तो प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करते हैं, जैसे एमडीएच मसाले को एक्वायर करा जा सकता है, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। या फिर ये पब्लिक कंपनी को खरीद के प्राइवेट कर देते हैं, जैसे ट्विटर खरीदा, ट्विटर को खरीद के प्राइवेट कर दिया एलन मस्क ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन खरीदा, लिंक्डइन को खरीद के प्राइवेट कर दिया, समझ लो, बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। तो फिर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में फर्क क्या हो गया, और हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के अंदर क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है। तीनों है बड़े लोगों के म्यूचुअल फंड, तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। वेंचर कैपिटल में बड़े लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड के अंदर बड़े लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी भी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। पेंटिंग भी ले लेंगे, बॉन्ड भी ले लेंगे, स्टॉक भी ले लेंगे, बिटकॉइन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, जमीन भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। हेज और प्राइवेट इक्विटी के अंदर बड़े लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर, ठीक है। या तो प्राइवेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे और लिवरेज लेके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो लिवरेज बाय आउट करते हैं। लिवरेज लेते हैं मतलब थोड़ा पैसा अपना लगाते हैं, फिर बाकी बैंक से लोन लेते हैं और वो बिजनेस को खरीदते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा इनके बीच का डिफरेंस है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अगेन आप देखोगे तो हेज फंड को इंडिया में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोल दिया जाता है, बोलचाल की भाषा में, ठीक है। दोनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप बिल्कुल देखो, ये प्राइवेटली पूल्ड है, ये पूल्ड है और ऑलमोस्ट सेम असेट क्लास के अंदर पैसा लगाते हैं।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बस ये है कि ये लिस्टेड असेट क्लास के अंदर पैसा लगाता है, ये कहीं भी लगा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। हम 5 लोगों ने मिलकर किटी बनाई, एक कमेटी बनाई और हम लोग कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, इससे सरकार को क्या लेना देना है, ठीक है। वी आर ऑल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हमने सोच समझ के पैसा इकट्ठा करा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, RIAs जो होते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन्वेस्टर को असेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करते हैं। आप समझना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक रिसर्च एनालिस्ट और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि आई फील कि दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो। हाँ, जो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 है रिसर्च एनालिस्ट ना, वो क्या करेगा, एक कंपनी की रिसर्च करेगा, रिपोर्ट बना के जनता को ढिंडोरा पीट देगा। जनता को मतलब वो फ्री में भी बांट सकता है चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिन लोगों ने पैसे दिए उन सब लोगों को वो एक जैसी रिपोर्ट देगा। ऐसा नहीं कर सकता वो कि किसी को टाटा मोटर्स का किसी को बाय बोल रहा है, किसी को सेल बोल रहा है। दिस इज नॉट व्हाट दे कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिसर्च, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होता है ना, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की रिस्क को समझेगा, उसके कैपिटल एलोकेशन प्लान बनाएगा, उसके लिए कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाएगा, तो इंडिविजुअलिटी के ऊपर वो काम करेगा। रिसर्च एनालिस्ट अपने रिस्क प्रोफाइल वगैरह नहीं समझेगा, वो अपना बता देगा कि भैया देखो ये शेयर है, आपको खरीदना है तो खरीद लो, लार्जर ऑडियंस को बता देगा। वहाँ कस्टमाइजेशन नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में कस्टमाइजेशन होगा। दोनों ही सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो और आप रिसर्च रिपोर्ट्स बांट रहे हो जनता में, ठीक है, या तो पैसा लेके बांट रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हो पैसा लेके, उनको अगर कोई नुकसान होता है तो आपके पीछे से भी आ सकता है, पर्सनली लायबल हो सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। अगेन ये EPF है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, ठीक है, वो चीज़ है। फैमिली ऑफिसेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आजकल। फैमिली ऑफिसेज का एक कंसेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फ्लोट हो रहा है, और ये प्राइवेट वेल्थ मार्केट के अंदर आता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो इंडस्ट्री हाउसेज हैं, वो लोग अपने उनके पास बहुत पैसा होता है। अब नाउ दे हैव एक्सपर्टीज इन रनिंग द बिजनेस, बट दे डोंट हैव एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टिंग द मनी, राइट, फाइंडिंग द गुड इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज। उनका पर्सनल उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स को हायर कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, कैश बहुत है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 30 लोगों की एक टीम हायर करी, जिनको साल का 10-20 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं सैलरी में, एंड दे ऑल आर टॉप नॉच फंड मैनेजर्स ऑफ द कंट्री। और उनको बोल दिया कि भाई देखो ये मेरा 10-20 हजार करोड़ रुपया है, आपको इसको मैनेज करना है और आपको इसको पूरा बढ़ाना है। आप इन्वेस्ट करो, जहां इन्वेस्ट करो अपना रिस्क एपेटाइट बता देंगे। तो आजकल ये इन्वेस्टमेंट ऑफिसेस फ्लोट हो गए हैं। आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑफिसेस हैं, वेदर इट इज रिलायंस इन्वेस्टमेंट फैमिली ऑफिस, अडानी फैमिली ऑफिस, इट इज गोदरेज फैमिली ऑफिस, किर्लोस्कर फैमिली ऑफिस, हर बड़े ग्रुप के नाम से एक बिरला फैमिली ऑफिस, हर बड़े ग्रुप के नाम से एक फैमिली ऑफिस हो चुका है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज है, उनका ये मतलब होता है कि कंपनी का वो डिपार्टमेंट जो कंपनी के अंदर पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करता है, जिसके पास एक विजन होता है कि मेरे पास कितना कैश मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, जिसके पास फाइनल विजन होता है, और जो कंपनी के सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर। तो रिलायंस कोई परहेज नहीं है रिलायंस को दूसरी कंपनीज का स्टॉक खरीदने में। इनफैक्ट मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2008 का जो एक डिप्रेशन आया था, जो सबप्राइम क्राइसिस में मार्केट गिरा था, उस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स के स्टॉक लिए थे 5 करोड़ रुपए की कीमत के, और अभी तक वो उन्होंने होल्ड करके रखे। शायद 5% लिया था 5 करोड़ रुपए की कीमत के लिए था, एक बार चेक कर लेना, बट ये हुआ था। और ये आपका काम है चेक करना, समझ रहे हो। कंसिडर दिस एज अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड, कि अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो आप उस पर जाके समझेंगे कि वो क्या चीज है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और मेरे हिसाब से ये यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होते। लेट मी जस्ट यस, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। फिर मेरे रिटेल प्लेयर्स हैं। रिटेल प्लेयर्स के अंदर कौन कौन हो सकते हैं, आप और मैं हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें भी HNIs और अल्ट्रा HNIs हो गया है कि भाई HNI है तो जैसे IPO के अंदर पैसा लगाना है, तो जो रिटेलर है वो 15,000 लगा देगा। HNI है वो 3 लाख तक लगा सकता है, से फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा HNI वो 10 लाख तक लगा सकता है। दीज ऑल आर हाई कैपेसिटी इंडिविजुअल। इनकी डेफिनेशन अलग अलग लॉज के अंदर अलग अलग दी हुई है, हर कंट्री के लिए अलग HNI की डेफिनेशन होती है, ठीक है। जो RBI है वो NRIs, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो
पैदा तो बाहर हुआ है लेकिन उसके माँ बाप इंडियन है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट एक पीआईओ कार्ड बना के दे देती कि भाई तेरे माँ बाप इंडियन है, भले ही तू बाहर पैदा हुआ है लेकिन तू इंडिया में वीज़ा फ्री आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्यूएफआईज वगैरह होते हैं, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक राउट होता है। ये समझना थोड़ा सा एक बहुत रोचक है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्या होती हैं। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स को अगर आप समझोगे, बहुत ध्यान से समझोगे, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, हाँ जी। तो अगर आप प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स समझोगे तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्या होती है, सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स होती है जो जनता को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनीज के बारे में गाइड करती हैं, भी कंपनीज के बहुत स्पेसिफिक मुद्दों के बारे में गाइड करती हैं, जैसे कि किस एजेंडा के ऊपर शेयर होल्डर्स को हाँ में वोट करना चाहिए, किस में ना में वोट करना चाहिए। क्या डायरेक्टर ने अपने साले को तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे दिया है, समझ रहे हो, अपने ब्रदर इन लॉ को तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे दिया है। क्या डायरेक्टर ने अपने कोई रिलेटेड पार्टी को कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया। तो ये सब चीज़ें ये बहुत फोकस्ड रिसर्च करती हैं और जनता को एडवाइस करती हैं कि आपको इस मुद्दे पर वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी अभी देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में अनंत अंबानी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना के बोर्ड में शामिल करा जा रहा था। तो दो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी फर्म्स है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स है इंडिया की, एक आईआईईएस है और दूसरी एक और फर्म है। उन दोनों ने जनता को एक जनरल डिस्क्लोजर दिया कि भाई अनंत अंबानी इज नॉट फिट टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो बोर्ड के अंदर कोई सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन कर दे। बट भाई ये तो सक्सेशन प्लान का पार्ट था मुकेश अंबानी के, मुकेश भाई के, तो ये कैसे ना होता। 92% वोटर्स ने अनंत अंबानी के फेवर में डिसीजन दिया और अनंत अंबानी फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। अगर ये आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो फटाफट नीचे जाओ कमेंट में और मुझे बताओ। तो प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनी के मैनेजमेंट पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करती है। मुझे फटाफट कमेंट में बताना, ठीक। अब अपन देखते हैं थोड़े से कि क्या क्या काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। हाँ भाई, तो इसमें सबसे पहले तो होगा कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब मुझे शेयर मालिकाना हक के लिए खरीदना है, मैं ये शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। इंडिया में अभी तक अगर आप देखोगे तो ये T+2 है, मतलब अगर आज आपने ट्रांजेक्शन करा तो कल छोड़ के परसों तक आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये T+1 होगा और फिर T+0 भी होगा, सेबी ने अभी रिसेंटली बोला है, ठीक है। फिर एक होता है टॉम ट्रांजेक्शन, टॉम मतलब टुमारो, यानी आज करा और कल सेटल हो गया। जो T+1 है वो टॉम है। यूजुअली आप इसको जब फॉरेक्स मार्केट देखते हो तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको इस तरह के सेटलमेंट्स मिलते हैं। और एक होता है स्पॉट, स्पॉट मतलब जिस दिन खरीदा उसके 2 दिन बाद ट्रांजेक्शन सेटल हुआ, ठीक है। तो ये स्पॉट ट्रेड्स होते हैं। अगेन ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं और एकेडमिक टर्म्स हैं, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बताने के लिए है नहीं। तो प्लीज़ आप भी इसको अपनी तरफ से ज़रूर पढ़िएगा, बट इसको छोड़ के नहीं जाना है, अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट करा आपसे फ्यूचर के प्राइस के बारे में, तो बोले सर ये तो सट्टा लगाना हुआ, बिल्कुल सट्टा लगाना हुआ। लेकिन जब आप इसको एक्सचेंज में करते हो ना तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा फ्यूचर्स में ट्रेड करता है वो, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये आप दोनों मिलके, हम दोनों मिलके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको आपको एक गाइड करके बताऊं, तो मान लीजिए आज 1 दिसंबर है और आपने और मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा कि 30 तारीख को रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए का बिकेगा, ठीक है। अगर 3,000 से ज्यादा बिका, समझना, तो जो मार्जिन अमाउंट है वो तू मुझे देगा। अगर 3,000 से कम बिका तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब ये है अगर 31 दिसंबर को 3,500 रुपए हुआ तो आप मुझे 500 रुपीज दे दोगे, और अगर 2,500 हुआ तो मैं आपको 500 रुपीज दे दूंगा। जब ये चीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है, जब ये चीज एक्सचेंज में ट्रेड होती है तो उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसको अपन आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जैसे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्या मंडी के अंदर जब किसान अपना माल बेचने आता है तो क्या ओवर द काउंटर सौदा होता है? क्या बिल्कुल ओवर द काउंटर होता है, दो लोग मिलकर आपस में खरीद लेते हैं, ठीक है। और जो मंडी की फीस वगैरह होती है वो तो आपको देनी पड़ेगी फॉर श्योर, तो क्योंकि आप मंडी को यूज कर रहे हो, मंडी के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, ठीक है। फ्यूचर्स वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सचेंज में ट्रेडेड है, सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या होते हैं ये समझिए थोड़ा सा, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए कि ऑप्शंस और स्वैप्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शंस और स्वैप्स है ना अपन फ्यूचर में कवर करेंगे, मतलब अगले कुछ सेशंस में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इसको इस वाले चैप्टर में छोड़ दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेजिंग क्या होती है, आर्बिट्राज क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। ऑप्शन, फ्यूचर्स, हेजिंग, आर्बिट्राज और स्वैप, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होते हैं वो समझिए। तो डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो मेरे फिजिकल शेयर थे उनको मैंने ऑनलाइन में ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो जो मेरे डिपॉजिटरी की जो तिजोरी है वो। और रीमटेरियलाइजेशन मतलब मैंने उसको फिर से मटेरियलाइज कर दिया, फिर से मैंने सर्टिफिकेशन में ट्रांसफर कर दिया। ये बहुत कम होगा, अब क्यों कोई करेगा, कागज में कोई क्यों ट्रांसफर कराएगा। दिस इज समथिंग कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज, ठीक है। इसमें हमारा एक ये चैप्टर छूटा हुआ है, ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें मैंने कवर करी है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स क्या होते हैं समझना। टाटा मोटर्स ने अगर यूएस में फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू करा, ठीक है, यूएस के अंदर एक यूएसडी बॉन्ड इशू करा, जाके यूएस से पैसा उठा लिया। जैसे यहाँ देखोगे आप, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यूएसडी बॉन्ड इशू करे थे 2020 के अंदर, ठीक है। तो जो छोटे बाजार होते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे, ठीक है, वो कई बार जाके यूएसडी में पैसा रेस करते हैं। मैंने क्या बोला था, हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट से कोई क्यों कन्वर्ट करके यूएसडी के अंदर पैसा लेके जाएगा और यूएस के अंदर अपना काम करेगा, राइट। समझ रहे हो आप। वो लोग यूएस में ही जाके पैसा, यूएसडी में ही पैसा रेस करेंगे ना, वो इंडिया से आईएनआर से क्यों यूएसडी में पैसा रेस करेंगे। इक्विटी शेयर अपन ने समझा मालिकाना हक होता है कंपनी का, ठीक है। फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है कंपनी के अंदर, फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं, फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन समझेंगे और आगे जाके, तो डिबेंचर, बॉन्ड और नोट्स, ये एक तरीके से जो आप कर्जा लेते हो जिसके अगेंस्ट में आप ब्याज देते हो, ये वो होता है। मतलब कंपनी जनता के पास जाके बोल सकती है कि मेरे को 300 करोड़ रुपए का कर्जा दे दो, मैं आपको 8% के रेट से पैसा दे दूंगा, ठीक है। ब्याज दूंगा हर साल, साल में 4 बार ब्याज दूंगा आपको, सालाना 8% के रेट पे। वो डिबेंचर होता है, वही बॉन्ड होता है, ठीक है। मोटा मोटा सब कुछ मतलब सिनोनिमल है एक दूसरे के साथ, यूजुअली बोलचाल की भाषा में। एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको इतना ज़्यादा, डिबेंचर, बॉन्ड, वन इन द सेम थिंग, राइट, नेचर इज वेरी सेम, ठीक है। ये कई तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होते हैं यूजुअली ये लोग, ये कई तरह के हो सकते हैं। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि आप आज मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको बॉन्ड इशू कर देता हूं, मैं अगले 10 साल तक इस पे 8% सालाना ब्याज दूंगा, साल में 4 बार, और 10वें साल इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। कितने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूंगा वो मैं आज ही बताऊंगा, ठीक है। 10 साल बाद अगर कंपनी खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, खत्म तो हो गई, रिस्क है, ठीक है। पार्टली कन्वर्टेबल मतलब कि 100 करोड़ आप आज दे दो, मैं 10 साल तक आपको 8% ब्याज दूंगा, साल में 4 बार, और 500 करोड़ रुपए शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, 500 करोड़ रुपए आपको वापस लौटा दूंगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब पूरे पैसे आपको वापस लौटा दूंगा, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म डेट होता है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी लोन उठाती है, वो टी बिल्स होता है यूजुअली, ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है उनको, या कमर्शियल पेपर्स, इंडिया में कमर्शियल पेपर्स बोला जाता है। एक्सटर्नल बॉन्ड और मशाला बॉन्ड क्या होता है पता है, इसको यूरो बॉन्ड भी बोला जाता है। यूरो बॉन्ड का मतलब ये बेसिकली होता है कि जिस कंट्री में पैसा उठाया जा रहा है, ठीक है, जिस करेंसी में पैसा उठाया जा रहा है वो करेंसी उस कंट्री से अलग है जिस कंट्री की कंपनी है। इसको मसाला बॉन्ड भी बोला जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया ने आईएनआर में पैसा उठाया इंडिया के बाहर, ठीक है, दैट इज मसाला बॉन्ड। पहली बार ये हुआ था 2014 में। वारंट्स का क्या मतलब है, वारंट्स का मतलब ये है कि कंपनी एक कागज दे देती है आपको बना के, जो वारंट लिखा हुआ है, कंपनी आपको एक कागज बना के दे देती है, कागज बना के दे देती है कि भैया देखो, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आना, 2 साल बाद आ जाना, और मैं आपको इतने रुपए पे ये शेयर दे दूंगा, मैं दे ही दूंगा आपको हर हालत में, ठीक है। ये बहुत हद तक ऑप्शन जैसा होता है, मैं वही बता रहा हूं, अपन ऑप्शन और डिटेल में जब समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इंडाइसिस का क्या मतलब है, इंडाइसिस का मतलब जो एक्सचेंज होता है ना, उस एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स होता है, जैसे एनएसी, निफ्टी 50, एनएसी इज ए एक्सचेंज, बट एनएसी के अंदर बहुत सारे इंडाइसिस हैं। निफ्टी 50 एक इंडाइस है, ठीक है। निफ्टी 200 एक इंडाइस है, निफ्टी 500 एक इंडाइस है, निफ्टी इंफ्रा एक इंडाइस है, निफ्टी आईटी एक इंडाइस है। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही है। सेंसेक्स है, ठीक है, फिर बीएसई 500 है, बीएसई 100 है, बीएसई आईटी है, ठीक है, बीएसई कैपिटल गुड्स है। अलग अलग इंडाइसेस बने हुए। अब इंडाइसेस कैसे बनते हैं,
टॉप के शेयर्स वो उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जैसे BSE 500 है, तो जो टॉप 500 मार्केट कैप की कंपनी, जो इंडिया की सबसे टॉप 500, सबसे 500 सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स के मुकाबले, उनका जोड़ के उनको एक इंडेक्स बना दिया और हर कंपनी को एक वेट दे दिया अपना अपना, ठीक है। तो एक नंबर निकल के आ गया। अब ये 500 कंपनीज जब ऊपर या नीचे मूव करेंगी तो जो एक नंबर निकल के आया वो ऊपर और नीचे मूव करेगा, और इससे आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी कैसा चल रही है। ऐसा बोला जाता है यूजुअली कि इंडाइसेस जो होते हैं वो इकोनॉमी के इंडिकेटर होते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट, आई डोंट थिंक सो मुझे आपको इसको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एकदम क्रिस्प में समझना है तो आप समझो, छोटे छोटे 500 2 हज़ार 3 हज़ार रुपए इकट्ठा करके आप एक कंपनी को देते हो, वो कंपनी सेबी रजिस्टर्ड होती है, सब कुछ सेबी और रेगुलेटर्स की देखरेख में होता है। एमफी करके, AMFI करके एक कंपनी है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वो समझ लेना क्या है एग्जैक्टली, नाम क्या है उसका, वो सर्च करना आप गूगल में, उनकी देखरेख में होता है। आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स कंपनी में बहुत सारे स्टॉक्स में लगाते हो, और आप जो पैसा देते हो उसके अगेंस्ट में आपको एक यूनिट इशू कर देता है। 10 रुपए से यूजुअली वो यूनिट स्टार्ट होती है। तो जैसे आपने 500 रुपए लगाया तो आपको 50 यूनिट मिल गई। वो 500 रुपए फंड मैनेजर ने कंपनी में लगाया, और वो 500 रुपए से फंड मैनेजर ने बहुत सारी कंपनीज खरीदी, और टोटल जो पोर्टफोलियो बना है सब लोगों का मिला के वो 10% बढ़ गया मार्केट में। तो जो आपका 50 यूनिट है ना 10 रुपीज़ के हिसाब से, वो भी 11 रुपीज़ का हो जाएगा, आपके 550 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स और एनएवी का खेल है। 10 रुपये इसमें एनएवी है और 50 जो है वो यूनिट है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड होता है। ओपन एंडेड मतलब कोई कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये कमिटी नहीं है। क्लोज एंडेड मतलब कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक फंड निकाला कि भाई हम लोग 500 करोड़ रुपए रेस करने आए हैं, या 500 करोड़ रुपए जैसे ही फूले हो जाएंगे फंड में, हम ये फंड बंद कर देंगे, उसके बाद हम नए फंड नहीं लेंगे। यूजुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्लोज एंडेड में डाला जाता है, बट यूजुअली लोग ओपन एंडेड, जो रिटेलर्स होते हैं वो ओपन एंडेड की तरफ ही जाते हैं। मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ज़्यादातर वो ओपन एंडेड की होती है। जो एक पॉपुलैरिटी है मार्केट में वो ओपन एंडेड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोज एंडेड, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। ETFs क्या होते हैं, जो ये म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है ना, जब ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लग जाती हैं, जो एनएवी, देखो अगर अभी आपको एनएवी खरीदना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाना पड़ेगा। आपको म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाना पड़ेगा और वो आपको यूनिट देगा। वैसे ही अगर आपको बेचना है तो आप क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो और वो आपको पैसे, लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। अगर आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट मार्केट में लिस्टेड है तो आप स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर बेचते हो वैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट भी बेच सकते हो, उसको ETF बोला जाता है, ठीक है। IDRs क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है कि फॉरेन का कंपनी का शेयर अपने लोकल मार्केट में लिस्टेड है लोकल करेंसी में। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, इसका मतलब ये है कि कोई नॉन अमेरिकन कंपनी का शेयर अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है USD के अंदर। आप जाके सर्च कीजिएगा इंडियन कंपनीज लिस्टेड इन US या इंडियन कंपनीज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इशुएंस की प्रोसेस क्या होती है, बैंक जो होते हैं वो इक्विटी शेयर रिसीव करते हैं, ठीक है, और कस्टोडियन के अकाउंट में वो लोग उसको डिपॉजिट कर देते हैं, और वहाँ से बैंक्स DR इशू हो जाते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स को। मतलब ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, उनके केस के लिए कंपनी क्या करती है, डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है। अब डिपॉजिटरी रिसीट कंपनी ऐसे कागज पे लिख के दे तो कंपनी कोई गवर्नर थोड़ा ना है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, समझ रहे हो। तो कंपनी क्या करती है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स, उतने वैल्यू के शेयर्स कस्टोडियन के पास जमा कर देती है बैंक के थ्रू, ठीक है। बैंक को प्लेज करके कस्टोडियन के पास जमा कर देती है और बैंक की गारंटी पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड DRs होते हैं उसका ये मतलब होता है जो स्पॉन्सर्ड DRs हैं वो एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, और जो अनस्पॉन्सर्ड DRs हैं वो OTC के अंडर ट्रेड होंगे। टू वे फंजिबिलिटी का मतलब है कि क्या मैं मेरे DR को लोकल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या कि मैं इन्फोसिस के डिपॉजिटरी रिसीट्स को वहाँ पर, अगर मेरी इन्फोसिस की कोई लोकल सब्सिडरी कंपनी खुल गई तो उसमें कवर कर सकता हूँ क्या, ठीक है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स मतलब इंडियन कंपनीज जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं, किन को इशू करती हैं, 1 ईयर के लॉक इन के साथ रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स को इशू करती हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं उनको इशू करती हैं, ठीक है। ये ADR जो है वो USD के अंदर होगा, IDR ISD के अंदर होगा, HKDR हांगकांग डॉलर में होगा, GDR ग्लोबल
जो ग्लोबल मल्टीपल करेंसीज होती है उसको जीडीआर बोला जाता है। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, दिस इज नॉट समथिंग जो मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा एकेडमिक टॉपिक इन्होंने घुसा दिया इसके अंदर, ये अननेसेसरी था, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, कमोडिटीज मतलब यानी अगर देना भी है तो फिर शिद्दत से, तो आप अपना कोर्स बड़ा करो। आपको अगर सिर्फ एक छोटी छोटी डेफिनेशन देनी है तो उसको इंक्लूड करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा वो मानना है, मतलब पर्सनल मेरा बिलीव है। कमोडिटीज मतलब आप समझ रहे हो, जो ज्वेलरी मेटल वगैरह होता है, इसके अंदर में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस प्लैटिनम, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, रोडियम। ठीक है, कमोडिटी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ मतलब आप चाहो तो कॉपर, 1 यूनिट कॉपर खरीद सकते हो, आप चाहो तो 1 यूनिट गोल्ड खरीद सकते हो, 10 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। आप चाहो तो सिल्वर खरीद सकते हो, इनकी ईटीएफ्स हैं। क्या गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, क्या कमोडिटी के फ्यूचर्स सिर्फ मेटल तक निर्धारित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे वीट का भी होता है, वीट का तो खैर अब बंद हो गया शायद, लेकिन आप दूसरे अगर देखते हो तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर होता है, आपका सोयाबीन का फ्यूचर होता है। ठीक है, सोयाबीन के रेट आपको लाइव मिल जाते हैं, कई दालों के रेट आपको लाइव मिल जाते हैं, इन सब पे सट्टा बाजारी चलती है, गार्लिक, जिंजर वगैरह पे सट्टा बाजारी होती है। वेयर हाउस रिसीट का क्या मतलब होता है? आपने किसान हो, आपने अपना अनाज एक वेयर हाउस के अंदर जमा करा, उस वेयर हाउस की ने आपको एक रिसीट काट के दी कि भाई आपका इतना टन गेहूं मेरे वेयर हाउस में जमा है, अब जो भी रसीद लेके आएगा उसको मैं गेहूं दे दूंगा। तो जो किसान होता है वो क्या करता है, वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में लोन ले लेता है, बैंक के पास वेयर हाउस रिसीट रख देता है और लोन ले लेता है। ठीक है, रीट्स और एनवीआईटीज क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगेन वही चीज है, मैं यार मेरी औकात नहीं है कि मैं 50 लाख रुपए की एक बड़ी जगह खरीद लूँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद लूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2-2, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए मिलके बहुत बड़ा एक पूल बनाते हैं फंड का, उससे हम लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जो रेंट आता है वो हम लोग सब आपस में एज अ एक डिविडेंड बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? अगेन वही चीज है कि एक रोड बन रहा है, वो रोड बनने के लिए हम लोग रोड बनवा के उस पर टोल स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोल दी, आप ऐसा समझ लो, 50-60-100 लोग, 200 लोग, 500 लोग ने मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोल दी। ये उस तरीके की बात है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्पीड में चल रही है चीज़ें, तो चलेंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसमें आपको डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। आप अपने दिमाग के अंदर बस सेट करके रखना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2-4 बार रीड करोगे, आपको कम से कम 4 रीडिंग लगेंगी इस चैप्टर की, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपको इस पे कमांड बनानी है तो। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है? जो कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसे हैं जो यू नो हमने दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करा रखे। मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, ईएलडी, ये सब आप प्लीज पढ़िएगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बेसिक एंड यू कैन जस्ट रीड इट, एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा एंड बिलीव मी इतना टफ पेपर आएगा नहीं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एकेडमिकल है यार। अब मैं इसके अंदर कितनी आपको दिखाऊं, एक बार मेरे काम की चीज़ें आने दो, आप आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे मैं प्रैक्टिकल में उसको निचोड़ दूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप समझाइएगा। चैप्टर 2 पढ़ने का तरीका वही, आप पहले सेबी का जो NISM का वर्कबुक है आप उससे पूरा चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फिर नोट्स से पढ़ेंगे, आपने अगर कोई नोट्स बनाया तो उससे पढ़ेंगे, और नीचे जाके क्वेश्चन बैंक में अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि कितना आपका स्कोरिंग चल रही है। हमें मिनिमम 60% स्कोर लेके आना है। मतलब अगर मेरे 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 18 क्वेश्चन मेरे सही होना चाहिए, 18 क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए, मेरा स्कोर 18 का आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस सेशन के अंदर लर्निंग मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप मुझे अपना मेंटोर मानते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। और जो लोग इक्विटी रिसर्च में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं, आप नीचे लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे नेक्स्ट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।